कहूँगा, मैं प्रिया अपने मोदी जी को कहूँगा, मेरी आपको हाथ जोड़ के विनती है, आप एक बार सम्मान शरीर एक सैनिक को सम्मान से जरा आप उसकी बात तो सुनो। नमस्कार दोस्तों, आज जंतर मंतर पर 53वां दिन है। पूर्व सैनिक धरने पर हैं। क्या क्या मांगे हैं आप सभी जानते हैं। सबसे प्रमुखता की मांग एमएसपी को लेकर के है। किस तरीके से भेदभाव किया गया है अफसर और सैनिकों के बीच में, तमाम बातें हम पूछेंगे। यहीं पे बैठे हुए हैं पूर्व सैनिक, इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से परिप्रेक्ष्य को आप देखते हैं। अपना नाम बताइए। मैं हौलदार विजय प्रसाद मेरा नाम, उत्तराखंड से केदारनाथ धाम की गौरीकुंड से मेरा क्षेत्र है। पर मोदी जी हर साल जो है जब भी केदारनाथ के धाम के पट खुलते हैं तो वहाँ पे यात्रा के लिए जाते हैं। सबसे पहले तो मेरे प्रिय पत्रकार जी, मैं आपको केदारनाथ भगवान का प्रसाद दूंगा। केदारनाथ भगवान आपको दिन दूनी रात चौगनी आपका भविष्य उज्जवल हो। आपने एक पूर्व सैनिक को सम्मान दिया है, इसके लिए हम बहुत आपका अनुरोध करते हैं। जो भी है हम आपके इसलिए आपके आभारी हैं। मोदी जी ने एक पूर्व सैनिक के लिए पूरी उसकी जो विचारधाराओं से थोड़ा अलग हटके, उसके जीवन यापन थोड़ा अलग हटके, मैं तो यही कहूंगा कि अफसरों ने मैंने गुमराह किया है। अफसर अपने 38% ले गए, जवान को 80% में रख दिया। हम लोग अपनी पूरी जवानी देश की सेवा में लगा देते हैं और आपकी आधी जवानी यानी कि लमसम 40 साल की एज में, जो कि आपकी उम्र है 35-30 साल की एज में, कोई जवान तो 35 साल में घर निकल जाता है। क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कुछ लिखा गया है कि हम जो है कि 15 साल ही देश की सेवा कर सकते हैं या 17 कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। सारी जवानी अपने फौज में हमने बिताई और आज हम इस अवस्था पे आपने हमें पहुंचाया कि जिस प्रकार से हम घर के भी न रहे और घाट के भी न रहे। थोड़ा बहुत हमारी भी मोदी जी से फिर भी विनती है, आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हम आपकी चिरायु की कामना करते हैं और आप तीसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठे, पर एक सैनिक को ऐसे दुखी करके नहीं। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, आज जब भी केदारनाथ की शरणों में जाओ तो आप एक सैनिक की थोड़ा सा भी अगर आपके दिल में थोड़ा जगह हो, मैं नहीं चाहता ये अफसर आपको क्या गुमराह कर रहे हैं, ये ऐसा आपको क्या गुमराह कर रहे हैं, आईपीएस क्या गुमराह कर रहे हैं, बड़े बड़े जर्नल आपको क्या गुमराह कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। मगर आप सारे बेड़ियों को तोड़ करके एक बार जवानों के साथ भी तो आ जाएं। सर, सरकार जब भी चलती है अपने ब्यूरोक्रेट्स के सहारे चलती है, लेकिन सरकार की जो निगरानी है वो उनको ऊपर रहती है और कोई भी ब्यूरोक्रेट्स इस तरीके से ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो कि किसी के हित में ना हो। तो ऐसे में क्या आपको लगता है, क्या सरकार इन सारी बातों से अनभिज्ञ रही है? क्या सरकार को ये पता नहीं है या फिर पता है और वो करना नहीं चाहती है? अब आज कैग की रिपोर्ट आप पढ़िए, जो कैग अपनी रिपोर्ट दे रहा है कि 100 में से जब 100 अफसर रिटायरमेंट होते हैं और 50% क्या है कि मेडिकल क्षेत्र से आते हैं बन के, 50% मेडिकल है, मतलब डिस्क्वाली। इसके मतलब उन्हें सरकार से सिर्फ पैसा लेना है और एक जवान जो अपनी पूरी जीवन निठार कर रहा है और वो 100% में से 15% ही मतलब मेडिकल लो आता है, तो क्या अब सीएजी की इतनी बड़ी रिपोर्ट जब पटल पे लगी हुई है तो मोदी जी को क्या पता नहीं है? सवाल यही है। सवाल है कि कैग जब रिपोर्ट अपनी दे रहा है कि लो ये कैग ने कही कि मेरी रिपोर्ट ये है, आप कल का पेपर पढ़िए, आप सोमवार के पेपर पढ़िए। इसका मतलब अगर मोदी जी को सब कुछ चाहते हुए भी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सब कुछ जानते हुए भी अगर अनभिज्ञ बन रहे हैं, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अभी कार्यवाही है और 1 रैंक 1 पेंशन सिर्फ जेसीओ जवानों के लिए हुआ था, इसमें ऑफिसर्स की कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और ना तो कोई ऑफिसर्स को ले सकता था। ऐसे में 97% जो जेसीओ जवान की उपलब्धि है और सिर्फ 3% जो ऑफिसर हैं, लेकिन सारे पैसे 3% के पास चला गया और 97% के हाथ में सिर्फ कुछ नहीं बचा। अब इसमें
मैं एक चीज कहता हूँ कि जो वहां पर ये सलाहकार बैठे हुए हैं, इन्हें सलाह एक धारा होती, मतलब जैसे कि हमने एक धारा निकाली यहाँ से, नहर बनाई, अब आप एक कॉर्नर पे बैठे हुए हैं कि पानी यहाँ तक पहुंचेगा, मगर बीच में धारा रोकने वाला कोई और ही है, तो पानी वहां तक नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए। तो सर सरकार से शक्तिशाली कौन है, कौन हो सकता है? अब अभी मान्यवर आप भी जानते हैं बखूबी, आप भी दुनिया में घूम रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े जर्नल जो कह रहे हैं ये सरकार को, ये बड़े बड़े जो वित्त सचिव हैं, ये जो आईएएस लॉबी होती है, ये सरकार को कह रहे हैं, सरकार वही रुक कर रही है अपना, या तो सरकार जानबूझ करके आंख बंद करके बैठी है, या तो सरकार इसके बीच में कुछ चीज छुपी हुई है जो कि सरकार बताने नहीं चाहती पूर्व सैनिकों को। देखिए कि ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि जब हमारे सैनिक कुछ सरहदों पे जाके सीमा की रक्षा करते हैं, भारतवासियों की रक्षा करते हैं, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो एक सम्मान का पद उनको मिलता है, वो घर में आके अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि जवानी तो उनकी बीत जाती है बॉर्डरों पर। जब एक अवस्था आता है, जब एक उम्र आता है, तो उनको घर में रहना चाहिए, ना कि उनको यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना देना चाहिए, वो भी अपने हक के लिए। अब देखिए कि आप एक जवान के बच्चे को देखिए, आज जितनी भी स्कूलों में फीस है, या कोई हमारा लड़का अगर पॉलिटेक्निक करता है या बीटेक करता है, तो उसे हम दे नहीं सकते हैं। अब अगर आज का जो युग देखोगे कि हमारे जितने पूर्व सैनिक, मतलब जिस रैंक वाइज, मतलब हौलदार तक जो मैं कहूँगा, सूबेदार तक कहूँगा, उनका बच्चा क्लास 1 तक नहीं गया होगा, सारी मलाई ऑफिसर खा जाते हैं, क्योंकि उनके पास अगर कोई मेरे घर में एनआईटी है क्षेत्र में, एनआईटी वाले कहेंगे आप 4 लाख यहाँ फीस भरो, तो मैं 4 लाख कभी दे नहीं सकता हूँ कि मेरी पेंशन ही 20,000 रुपए है, मैं 4 लाख कहाँ से दूंगा। दूसरी बात, मेरे को इस तरह से सरकार ने रख दिया है कि न मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसी अवस्था मेरी हो गई है। 50 साल में अगर नौकरी करूंगा मैं तो क्या करूंगा, 40 साल में मुझे लेने को तैयार नहीं है। ये सरकार को मैं फिर भी मोदी जी की मैं हाथ जोड़ के विनती यही करूंगा कि ये सैनिक के बारे में आपने दिया है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, 2016 में आपने दिया है, आपने किसने नहीं दिया था आपने दिया है, मगर फिर भी वो सम्मान नहीं मिला है जिस सम्मान के हम पूर्ण अधिकारी थे। ये वित्तीय सम्मान है, बाकी मेरी सैन्य सम्मान में कोई कमी नहीं है। आप मुझे सम्मान दे रहे हो, जो मोदी जी ने सैनिकों को जो सम्मान दिया है, शायद में किसी को नहीं दिया होगा, मगर वित्तीय स्थिति जरा एक सैनिक की अगर सुधर जाए। चलिए, वित्तीय स्थिति की यदि हम बात करें तो सिर्फ जेसीओ जवान ही नहीं बल्कि वीर नारी की भी एक बात आती है। वीर नारी जो विधवा नारी हैं, उनकी अभी स्थिति क्या है, किस तरीके से उनको पैसे कितना कम मिल रहा है, और ऐसे में जब उन्होंने अपने पति को खोया है, माँ ने अपने बच्चों को खोया है, और ऐसे में इतनी बड़ी समस्या उनके सामने जीवन यापन करने की है, तो क्या सरकार को इनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? उनकी आप तो पत्रकार महोदय, आप तो जाते रहते हैं, अगर आप कभी उत्तराखंड में जाओ तो मैं अपने विशेष क्षेत्र की बात करूंगा जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है। वो नारी दिन भर जंगलों में काम करके अपने बच्चों को लालन पालन करके उसके हाथ में 9,000 रुपए आई, उस 9,000 रुपए से वो अपने बच्चे का भविष्य संभाल नहीं सकती है, और पति उसका देश के लिए शहीद हो चुका है। कुल मिला के ये है कि मैं तो इसी तरफ कहूंगा कि क्या शहीद की विधवा को उसके पति का विधवा मतलब शहीद होना, क्या ये उसका सम्मान है? अगर आपने 11 की जगह अगर उसे 25,000 दी होती तो यहाँ लेके मोदी जी वो भी आपकी लड़कियों की तरह है, वो एक नारी है। वो आप कहते हैं कि हमने मनरेगा में इतने 1,000 करोड़ दिए, हमने उसमें इतने 1,000 करोड़ दिए, आप 28,000 करोड़ में आपने एक सैनिक को क्या दिया? मैं तो चाहता हूं, अभी भी मैं भगवान केदारनाथ से आपकी पूरी कामना कर रहा हूं 2024 में हमारी मोदी जी दोबारा 30 बार प्रधानमंत्री बने, पर एक सैनिक का जरूर से आत्मा से जो आवाज आ रही है उसके बारे में सोचा जाए। और ये मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारी थोड़ा सुध ली है, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मीडिया पूर्व सैनिकों की बात नहीं दिखा रहा है। तो सर, मीडिया पर बार बार सवाल खड़े होते हैं और मीडिया कहीं ना कहीं जो है वो सवालों के घेरे में रहती है, तो ऐसे में जब सोशल मीडिया आप लोगों को इतना ज़्यादा कवरेज दे रही है, हमने 20 फरवरी से ही कवरेज देना शुरू किया है, तो क्या कुछ मीडिया संस्थानों को क्या कहना चाहेंगे, क्या वो भी सरकार के दबाव में काम करती है? हो सकता है, मैं इसमें भी पूर्ण जो अर्ध सत्य है और सत्य भी है कि हो सकता है कि मीडिया वाला भी कहीं सरकार के दबाव में काम कर रहा है। मतलब दबे हुए स्वर में दर्शकों, हाँ, चुनाव तो होते नहीं है,
और आप पहले मतलब राष्ट्रीय स्तर पे आप अमर उजाला हो, दैनिक जागरण, कोई भी मीडिया स्तर का वो पत्रकार हो, पहले कह लेते हैं जी ये पार्टी जीतने वाली है। तुम्हें कैसा लगता है ये जीतने वाली? भाई एक हवा खड़ा करना, एक हवा खड़ा करता है, क्योंकि मीडिया के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दर्शकों। ऐसे में जब ये पूर्व सैनिक धरने पर हैं और आज 53वां दिन है दिल्ली के जंतर मंतर पर, ऐसे में अभी तक किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इनकी खबर नहीं ली है, सुध नहीं ली है, लेकिन फिर भी इनकी जो आवाज है वो सरकार के कानों तक पहुंच चुकी है। मतलब राष्ट्रीय स्तर का मीडिया जो है हमारी आवाज को नहीं उठाता है। आपने हमारे एक सम्मान किया, आप यहाँ तक आ गए, जबकि आप राष्ट्रीय स्तर के एक जो भी हो, मैं समझूं आपको, मैं आपका सम्मान करता हूं, मगर आप चाहे अमर उजाला हो, जो इंडिया टुडे हो या दैनिक जागरण हो, इसने आज तक कहीं हमारी बात नहीं उठाई। अखबार के पन्ने में देखो हमारा नाम कहीं आता ही नहीं, जबकि देश की सेवा में अपने 4 युद्ध लड़ दिया हमने। 62 में हमने चैन एक दांत खट्टे कर दिए, 65 में हमने पाकिस्तान की धज्जी उड़ा दी, एक तरफ हमने उसके हाथ खड़े कर दिए, कारगिल हमने ऐसे तैसे कर दी, और श्रीलंका में हमने भी बड़ा वर्चस्व कायम किया है। और मोदी जी आपके अंडर हमने आपके कार्य 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हमने वहां भी चरम तिरंगा अपना लहरा दिया है। तो ऐसा क्या रह गया जो आपने हमारे बारे में सोच विचार नहीं किया? इसका मतलब ये है कि आपके जो सलाहकार हैं ये सलाहकार कोई न कोई भूमिका में जरूर कर रहा है। क्या आप सलाहकार को, आप जवानों के बीच में जाइए, देखिए आप सलाहकार को आदेश दिए कि तुम ये करो। महाभारत युद्ध की बात करता हूं मैं, महाभारत युद्ध में सलाहकार कौन था? वहां पे वही तो सलाहकार अंधे बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र। उस अंधों की जगह से क्या युद्ध हो गया महाभारत का? अगर वो धृतराष्ट्र गुमराह न करते तो आज भी क्या है कि उसे भीष्म पितामह जैसे सरसे में लेटना पड़ता। वो तो देव बंधु, वो था, अमर था वो तो ये जो सलाहकार है ये हमारी मोदी जी की भावनाओं को अगर अस्त व्यस्त कर रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि पूर्व सैनिकों की बात वहां पहुंचे। तो सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी खबर ले? सरकार तो मैं यही कहूंगा, मैं प्रिया अपने मोदी जी को कहूंगा, मेरी आपको हाथ जोड़ के विनती है, आप एक बार सम्मान शरीर एक सैनिक को सम्मान से जरा आप उसकी बात तो सुनो। ये अधिकारी वर्ग का थोड़ा सा ये कटली धार तोड़ के आप भाड़ तो आओ, नहीं तो आपको किसी आप अपने पत्रकार को भेजिए, अपने मीडिया वालों को भेजिए जो आपका निकटतम है, सुनिए उनकी आवाज क्या है। ये आप ऐसे उलझे हुए धृतराष्ट्रों के बीच में मत रहिए जो आपको गलत समाचार दे रहे हैं, गलत खबर दे रहे हैं। ये आप देखिए कितने पुरुष हैं, कितने बुड्ढे बुड्ढे यहाँ धरने में जंतर मंतर बैठे हुए हैं, कोई बुड्ढे हुए, कोई कुछ है, किसने भोजन नहीं किया होगा, कोई बीमार होगा। आप देखिए उनकी विधवाएं कैसे गुजारा कर रही हैं, कैसे रोटी खा रही हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि शुद्ध बुद्धि करें, केदारनाथ भगवान इनकी शुद्ध बुद्धि दे, हमारे बारे में कुछ विचार करें। तो दर्शकों, चाहे एमएसपी की बात हो या एमएनएस की बात हो या फिर तमाम ऐसे 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो जिनमें इनका जो मुद्दा है वो बिल्कुल सर्वोपरि है, ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सरकार किस तरीके से इनके ऊपर अभी तक, चूंकि आज 53वां दिन है, दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग बैठे हुए हैं, सारे पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की सीमा पर रक्षा की है, और ऐसे में उनको दिल्ली के आके जंतर मंतर पर आके यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। और ऐसे ही तमाम पूर्व सैनिकों से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, बात कराऊंगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्र 1 न्यूज़। धन्यवाद।